भौतिक संरचना को देखा था, आज हम मिट्टियों के बारे में देखेंगे। मिट्टियों तो बिहार में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, अब कौन किस भूभाग में है ये जानेंगे। सबसे पहले हम मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु, मिट्टी से रिलेटेड जो मुख्य बिंदु है उसको देखेंगे, उसके बाद आगे देखिए। मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जानते हैं मिट्टी कितना महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता के विकास के लिए जितने ही प्रकार के तत्वों का प्रयोग किया जाता है, उन तत्वों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो क्या है, मृदा। मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नहीं, मृदा से ही हमें पता चलता है कि वहां किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होगा। जब फसलों के उत्पादन की स्थितियों के जान लेंगे तो हम वहां से आय, इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वहां के लोगों का इनकम का आधार कितना तक रहा होगा, सोर्सेस, ठीक है। या अगर आप इनकम का आधार जान लेंगे, अर्थव्यवस्था को जान लेंगे, तो फिर वहां की सामाजिक स्थितियों के बारे में जा सकता है। तो उस भूभाग में, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों की सामाजिक दशा क्या हो, नहीं ये जानेंगे। साथ ही मृदा से हमें तापमान के बारे में जानकारी मिलता है, आर्द्रता के बारे में भी जानकारी मिलता है, वर्षा के बारे में जानकारी मिलता है। क्योंकि मिट्टी के निर्माण में तापमान, आर्द्रता, वर्षा काल, इन सब का योगदान होता है। इन सभी का सम्मिश्रण रूप होता है। इन्हीं सब के कारण ही मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। साथ ही भौतिक संरचनाओं का भी उल्लेख है ना, पता हम कर सकते हैं मिट्टी के आधार पर कि जहां की मिट्टी जिस तरह की होगी उसकी भौतिक संरचना वैसी ही होगी। अगर पर्वतीय प्रदेश है तो वहां की मिट्टी पर्वतीय होगी। मैदानी भाग है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियां हैं, तो समझो वहां मतलब कि नदियों का निक्षेप के द्वारा मिट्टियां है, मतलब वहां नदियों का बहाव ज्यादा है। इस आधार पर, मिट्टी के आधार पर हम बहुत चीज की गणना कर सकते हैं। तो मिट्टी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए पहले हम बिहार मृदा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं कि बिहार के मिट्टियों को कितने वर्गों में और कहां कहां कैसे विभाजित करेंगे। तो लिखिएगा, लिखने का लिखिए। मानव सभ्यता के लिए, हाँ, के लिए भौतिक परिवर्तनों के तत्वों के अंतर्गत मानव सभ्यता के लिए भौतिक परिवर्तनों के अंतर्गत मृदा एक अति महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। माना जाता है। कृषि एवं वनस्पति का मूलाधार मतलब मूल आधार मिट्टी होता है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सहित जल वर्षा, आर्द्रता, और तापमान मुख्य कारक होते हैं। मिट्टियों का अध्ययन को क्या करते हैं आप लोग जानते हैं? पेडोलॉजी। तो लिखिए, मृदा के अध्ययन को या मिट्टियों के अध्ययन को
मृदा के अध्ययन को या मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी कहा जाता है। एक डेट है आपको याद रखना है, 5 दिसंबर। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाएंगे? 5 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व मृदा दिवस है, विश्व मृदा दिवस है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बिहार में चर्चा करते हैं मिट्टी के ऊपर। देखिए, बिहार जानते हैं किस रूप में जाना जाता है? मैदानी भाग के लिए। तो बिहार के 90% भूभागों पर क्या पाया जाता है? मृदा है। लिखिए, बिहार राज्य के लगभग 90% क्षेत्रफल पर, बिहार राज्य के लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पाई जाती है। यहां की मृदा में फेल्सपार, अवरॉक, लौह अयस्क, कैल्साइट तथा डोलोमाइट यहां की मृदा में फेल्सपार, अवरॉक, लौह अयस्क, कैल्साइट तथा डोलोमाइट इत्यादि खनिज तत्वों की अधिकता है। ठीक है, आगे बिहार की मृदा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार की मृदा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार की मृदा कितने वर्गों में बांटेंगे? 3 वर्ग में बांटेंगे। तो देखिए कौन कौन सा 3 वर्ग है। पहला, उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा, एक भाग 1 रेंज। दूसरा, दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा, एक दूसरा भाग। और तीसरा, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र की मृदा, ये आपका तीसरा भाग। ठीक है, और फिर इन सब का भी वर्गीकृत किया जाता है। उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा को हम ऐसे जनरली 4 भागों में बांटते हैं, या 5 भी आप कह सकते हैं। पहला, पर्वत पादीय मृदा, या फिर और इसी को आप कहिए, पर्वत पादीय मृदा को कहते हैं उप हिमालय की पर्वतीय मृदा, इसको कहेंगे। दूसरा, तराई मृदा
मृदा, या इसी को आप दलदली मृदा कहेंगे, दलदली, दलदली मृदा, नमी। तीसरा बांगर मृदा, बांगर मृदा, या इसी को हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। चौथा खादर मृदा, या खादर मृदा को ही इसी को हम और कहेंगे नवीन जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। यस, और जो पांचवा एक है बल सुंदरी, बल सुंदरी मृदा। ठीक है, ये आपका पांचवा हो गया। तो दक्षिणी बिहार के उत्तरी बिहार के मैदान की जो मृदा है कितने भाग में बांटेंगे? 5 भाग। उसी प्रकार से आप चलेंगे दक्षिणी बिहार में, तो इसको भी हम बांटेंगे 4 भाग में। पहला कगारी या कछाड़ी मृदा, कछाड़ी मृदा। दूसरा कहिए टाल मृदा, टाल मृदा, या किसी को कहते हैं ताल मृदा, ताल मृदा। ताल मृदा। फिर कहेंगे बांगर, बांगर मृदा, या मृदा, बांगर मृदा को ही कैरल केवाल मृदा कहते हैं, केवाल मृदा। और चौथा बलथर मृदा, बलथर मृदा या बलथरी मृदा। ये आपका भाग। उसी आधार पर हम इसको लेंगे दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, इसको भी बांटते हैं 2 भागों में। एक है लाल बलुई, लाल बलुई मृदा, और दूसरा आपका हो गया लाल व पीली, पीली मृदा, लाल और पीली। तो देखिए क्या है, किस तरह से बांटे, एक बार देख लेंगे फिर से। तो उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा को हम कितने भागों में? 5 भागों में बांटेंगे। पर्वतवादी मृदा, या उसे कहते हैं उप हिमालयन की पर्वतीय मृदा। फिर तराई मृदा या दलदली मृदा। फिर उसके बाद बांगर मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा, और एक होता है बल सुंदरी मृदा, जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। उसके बाद दक्षिण बिहार में आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कछाड़ी मृदा, उसके बाद टाल मृदा या ताल मृदा, फिर मिलेगा बांगर मृदा। बांगर मृदा को ही हम दक्षिणी बिहार में कैरेल केवाल मृदा के नाम से भी जानते हैं। यार फिर कहेंगे हम बलथर मृदा, एक होता है बलुई मृदा को ही क्या कर देते हैं? बलथर मृदा, जिसमें बालूकांश हो। और दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र की जो मृदा है ये आपको लाल बलुई मृदा हो जाएगा। फिर लाल एवं पीली मृदा, लाल मृदा और पीली मृदा दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए लाल पीली मृदा के नाम से उसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, अब आइए इसी को हम मैप पर देखेंगे। मैप बनाकर पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे है या। ठीक है, चलिए देखिए, आइए हम मैप पर देखते हैं मिट्टियों का विस्तार कैसे कैसे क्या है। तो देखिए सबसे पहले आइए पर्वत पादीय मृदा। तो आप चंपारण देख रहे हैं, मैंने बताया था कि ये जो हिस्सा है शिवालिक श्रेणी का भाग है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का हिस्सा जो है इसी चंपारण जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो भूभाग है यहाँ पर आपको बलथरी पर्वतीय मृदा मिलेगी। कौन सी? पर्वतीय। जहाँ पर पर्वत मिलेगा वहीं पर कौन सा मिलेगा? पर्वतीय। जब पर्वत है ये नहीं करती मतलब कि पर्वतीय मृदा का है ये हो गया आपका पर्वत पादीय, पर्वत पादीय मृदा, मृदा यहां मिलेगा। उसके बाद इसके ठीक नीचे आएंगे, ठीक नीचे तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इस तरह से आप किशनगंज से आ जाइए चौड़ी पट्टी लेकर के।
ये चौड़ी पट्टी है, कहीं कम है कहीं बेसी है, लेकिन चौड़ी पट्टी है यहाँ पर इस तरह से, या चौड़ी पट्टी में ये जो है आपका एक दलदली मृदा है, दलदली, इसी को हम कहते हैं तराई मृदा। इसको हम क्या कहेंगे? दलदली, दलदली, या इससे कहेंगे तराई मृदा। ये तराई मृदा हो गया। अभी ये आपको यहाँ से जानते हैं कि बीचों बीच कौन सी नदी गई है? गंगा नदी गई हुई है। गंगा नदी का विस्तार आपको ऐसे देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ से एक और नदी आई है, गंडक। कौन सी नदी? गंडक नदी यहाँ से ऐसे आई हुई है। तो गंडक नदी के इस तरफ का जो क्षेत्र है, इधर हम खास करके देखेंगे तो इधर का जो मृदा है यह आपका हो गया पुरानी जलोढ़ मृदा। देखो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि यहाँ पुरानी जलोढ़ी मृदा से, इसको नदियों का धारा बांटते हैं, है ना। जैसे देखें ये नदी आया, तो ये नदी आया, ये नदी है, तो नदी के पहले किनारे किनारे कौन सा मृदा मिलेगा? नवीन जलोढ़ दोनों साइड, और उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा? पुरानी जलोढ़ मृदा आ जाएगी। पुरानी जलोढ़ मृदा आ जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। दोनों तरफ बांगर होगा, अभी में नवीन जलोढ़ मृदा होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं, इसको हम एक मोटा मोटी आधार पर बांटते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, इसके आधार पर इसको क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ले लीजिए, इस तरह से ऐसे, या ये जो भूभाग हो गया यहां, किसी प्रकार से साइन बना दो भाई, इंडिकेट करना ही है। ये आपका हो गया पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा, या इसे कहेंगे आप बांगर मृदा। बांगर मृदा, बांगर मृदा। तो इधर आपको नवीन जलोढ़ मृदा भी मिलेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ पुरानी जलोढ़ मृदा ही है, लेकिन ज्यादातर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा। जो बीच का ये जो भाग बचा हुआ नजर आ रहा है, या क्षेत्र, इसको या तो ये हो गया नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा, या नवीन जलोढ़ मृदा, या इसी को कहेंगे क्या? खादर मृदा। खादर मृदा। अब ये इधर दक्षिण बिहार में, तो दक्षिण बिहार में देखिए गंगा नदी के किनारे किनारे, इसके तटों पर, तट पर आप चलिए, गंगा नदी के तट के किनारे किनारे चलेंगे, या तो एक प्राकृतिक तटबंध बना हुआ है, प्राकृतिक तटबंध है यहाँ। प्राकृतिक क्या बना हुआ है? तटबंध बना हुआ है। कि इसी प्राकृतिक तटबंध मतलब कि नदियों के किनारे जो मृदा पाई जाती है, प्राकृतिक तटबंध की ओर, इसी को हम कहते हैं कछारी, या कहो गया कछारी, या कगारी, कगारी मृदा। या ये सब देखिए गंगा के किनारे ही नहीं पाई जाती, और इधर से सोन नदी चली है, तो सोन नदी के तट के किनारे ही आपको क्या मिलेगी? है ना, कछारी या कगारी मृदा देखने को मिलेगी। सोन नदी के किनारे ये भी आपको देखने को मिलेगी। इधर ये सब कछारी मृदा है। अब ठीक आप फिर इसके नीचे आ जाइए, नीचे आप शुरू करेंगे बक्सर से लेकर आप चले जाइए भागलपुर तक।
एक 10 किलोमीटर की है ना मोटी पट्टी चौड़ी है, उस चौड़ी के बीच में भी मिट्टियों का एक है ना मिट्टी का विस्तार है। ये मिट्टी का रूप कगाड़ी मृदा से कुछ अलग होने के कारण इसको हम टाल मृदा कहते हैं। टाल, या कहोगे आप टाल मृदा, टाल मृदा के अंश, ठीक है। ये अब इधर देखेंगे, इधर थोड़ा ये जो भूभाग है या इस भूभाग में आपको मिलेगी लाल बलुई मृदा, लाल बलुई, लाल बलुई मृदा यहां आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप इसको इस तरह से आप घेर दीजिए, ये ऐसे चलते हैं या इसको यदि घेर देंगे तो फिर आपको इधर का जो भूभाग है इधर ही आपको मिलेगी पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, पीली मृदा का ये भाग है। और ये जो बाकी जो भूभाग देख रहे हैं जो बच गए, यह है करेल या केवाल मृदा, एक करेल है या केवाल मृदा हो गया। इसको कहते हैं करेल केवाल मृदा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हम विभाजन कर लेते हैं बिहार के मिट्टियों का, इसी प्रकार से काटेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसे ही, बात समझ रहे हैं कि नहीं, है ना, जरूरी नहीं, लेकिन मोटा मोटी आपको देखना होगा इस तरह से, ठीक है। चलो इसको उतारो, उसके बाद हम सब पे ऊपर चर्चा करते हैं, सब पे थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि और पार्टिकुलर क्षेत्र का नाम लिख लेंगे, कहाँ पाया जाएगा, इसमें कौन कौन सा खनिज तत्व पाए जाते हैं, किसके निक्षेप से यह निर्मित है, प्लस में यहाँ से उत्पादन क्या करेंगे, कौन सी फसलों की खेती बाड़ी यहाँ आराम से की जाती है, इसको देखेंगे। चलिए तो सबको में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे, लिखते भी चलेंगे। आइए पहले शुरू करते हैं पर्वतपादीय मृदा से। तो लिखिए पहले उत्तरी बिहार के नदी में मृदा देख लेते हैं। लिखिए पहला पर्वतपादीय मृदा, यह मृदा बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर पहाड़ी यह मृदा बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा का रंग कैसा रंग होगा? पर्वतों का रंग कैसा होता है बताइए? अरे भूरा होगा जी। पर्वतों का रंग जब भूरा होगा तब पर्वतों से बनने वाली मिट्टियों का रंग कैसा होगा? भूरा। इस मृदा का रंग गहरा भूरा एवं पीली होती है। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में मुख्यतः धान, मक्का,
इस मृदा में मुख्यतः धान, मक्का, जौ इत्यादि फसलों का उत्पादन होता है। धान उगाइए, मक्का, जौ, ये फसल मुख्य रूप से आप उगाते हैं पर्वतीय मृदा में। इसके अलावा अन्य फसलों का भी उत्पादन करेंगे। अगला लिखिए दलदली मृदा या तराई मृदा। दलदली मृदा या तराई क्षेत्र की मृदा। देखिए, इस मृदा का निर्माण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त अपरदित इस मृदा का निर्माण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त अपरदित निक्षेपों के निर्माण से हुआ है। पूरब में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मृदा का विस्तार है। इस मृदा में लवण और जैविक पदार्थों की अधिकता किंतु फास्फोरस और पोटास इत्यादि तत्वों की कमी होती है। इसलिए इस मृदा में मध्यम श्रेणी की उर्वरा शक्ति पाई जाती है। यह मृदा धान, पटसन, जौ, सरसों इत्यादि फसलों के लिए अनुकूल होती है। आगे बढ़ते हैं। खाद, पहले बांगर देख लेते, उसके बाद खादर देखेंगे। बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा,
जलोढ़ मृदा, इसको बांगर मृदा। देखो तो इसका निर्माण कहाँ होगा? बताए थे कि जब नदी चली, इसको एक मिनट देख लेंगे। नदी चली, नदियां जब चलती है तो अपने साथ बाढ़ भी लाती है, तो बाढ़ का पानी जहां तक जाएगी, पहुंचेगी। मान लीजिए इस क्षेत्र तक बाढ़ का पानी पहुंच रही है, बाढ़ का पानी पहुंच रही है, तो जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं? ये होता है आपका जलोढ़, जलोढ़ मृदा, है ना। तो नवीन जलोढ़ मृदा होगी, नवीन, ये भी आपका हो जाएगा नवीन जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। या और उसके बाद जहां कभी बाढ़ आया करता है लेकिन अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, अर्थात प्रत्येक वर्ष जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वैसे मृदा को हम क्या कहेंगे? उस साइड वाले मृदा को जिसको कहते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा, जलोढ़। और यही कहलाता है बांगर। क्या कहलाता है? बांगर। तो नदियों के दोनों साइड होगा, अर्थात जहां जहां बिहार में नदियां गुजरेगी, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में या दुनिया में कहिए जहां जहां नदियां जाती है, तो नदियों के जो साइड में तुरंत जो बाद वाले जो मृदा होती है वो होती है खादर, और उसके बाद क्या होती है? बांगर। अर्थात बांगर मृदा का निक्षेप कहाँ देखने को मिलेगा? तो बाढ़ की जो सीमा होती है, तो बाढ़ की सीमा के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगी? खादर, बांगर मिलेगी। क्या मिल जाएगी? बांगर मिल जाएगी। तो यह मृदा बाढ़ सीमा क्षेत्र के ऊपर, इसको मिटा देते हैं, पेन आप लोग भी चलाएंगे साथ साथ। यह मृदा बाढ़ सीमा क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, हिस्से में पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। यहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता है, पहुंचता है, अर्थात है ना, कभी कभी बाढ़ वाले क्षेत्र में चला जाता है, बाकी नहीं पहुंचता है। ऐसी मृदा में, इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है, अधिकता। चूना और पोटास आपको देखने को मिले, अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि खनिज तत्वों की कमी होगी, तत्वों की कमी होती है। अब इसका विस्तार यदि हम पता करेंगे, विस्तार कहाँ मिलेगा? विस्तार बिहार के कौन कौन से जिले में? तो पार्टिकुलर एक जगह तो देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ज्यादातर यह देखा जाए तो ये आपको गंडक और घाघरा के मध्य मिलता है, जैसे कि सिवान, गोपालगंज, सारण। इसके अलावा फिर आप चले जाइए एक कोसी क्षेत्र में आप आ जाएंगे सहरसा, तो सहरसा में आपको मिलेगा सहरसा, मधेपुरा इत्यादि जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, है ना। ये फसल, यहाँ फसल का उत्पादन आप करिए, फसल। अगर हम सिंचाई की व्यवस्था कर दे ऐसे क्षेत्रों में, बाढ़ तो प्रत्येक वर्ष पहुंचता नहीं है, इसलिए यदि हम सिंचाई की व्यवस्था कर दे तो आप यहाँ पर आसानी से धान, गेहूं, मक्का उगाइए, जौ का उत्पादन कर देंगे, बाजरा और ऐसे क्षेत्रों में निम्न भूमियां भी नजर आएगी। निम्न भूमियां मतलब जलमग्न निम्न भूमियां नजर आएगी, तो उसमें आप जूट का उत्पादन करेंगे, जूट इत्यादि। इन फसलों का आपको उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा से चुनाव को ध्यान रखना है। नवीन जलोढ़ मृदा,
जलोढ़ मृदा, ये इसे कहते हैं खादर मृदा। खादर मृदा, ये मृदा क्या होती है? तो नदियों के द्वारा बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से खादर मृदा का निर्माण होता है। खादर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इस खादर मृदा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इसमें रेत, पंख, चीका मतलब क्ले होता है, क्ले मिट्टी, जिसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। नहीं, इत्यादि के निक्षेप पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसका विस्तार कहां दिखने को मिलेगा? तो जहां जहां नदी रहेगा वहां क्या होगा? नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा। इसका विस्तार नदी घाटियों में सर्वाधिक होता है। या अधिक उपजाऊ मृदा होती है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक हो, तो वहां आप कौन सा फसल लगाएंगे? जिसको ज्यादा पानी चाहिए, अर्थात धान, है ना। यह मृदा धान फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इतना ध्यान रखना है। इससे आपको बल सुंदरी मृदा, बल सुंदरी मृदा जो है वो बांगर मृदा के ठीक ऊपर नजर आती है। ऊपर ही ये देखने को मिलेगी। बल सुंदरी मृदा का निर्माण बांगर मृदा क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में होती है। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, बालू आपको देखने को मिलेगी इस मृदा में। बालू क्या है? इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। यदि आपको इसका विस्तार देखना है, ये मतलब कि बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो मुख्य रूप से यह आपको कोसी क्षेत्र में ये भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपको सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के कुछ हिस्सों में यह देखने को मिलेगी। चंपारण जिले के दक्षिण में यह नजर आती है। चंपारण, ये आपको गोपालगंज एक जिला है, वहां पर यह मिलती है। सिवान, वैशाली में भी इसके विस्तार देखने को मिलता है। अब मुजफ्फरपुर,
इत्यादि इत्यादि। इसमें फसल कौन सा फसल लोग बोएंगे, इसमें फसल आप लगा सकते हैं। इसमें हम धान गेहूं भी लगाते हैं। तंबाकू, तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू नहीं, इसके अलावा आप इसमें लीची, लीची के बगान, आम और केला इत्यादि के बगान लगाते हैं। तो बागवानी खेती करने के काम होते हैं। और केला इत्यादि के बगान, आप बगान लगाए। मुजफ्फरपुर में देखते हैं किसका उत्पादन होता है, लीची का। वैशाली में भी देखेंगे आपको केला, हाजीपुर में आपको केला नजर आएगा, लीची आएगा, आम के बगान नजर आएंगे। उत्तरी बिहार की मिट्टियां थी। दक्षिणी बिहार में आपको बताए थे कि आप आ जाइए दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी मिलेगी? एक हमने बताया कगाड़ी, कगाड़ी मृदा, टाल मृदा, केवाल है ना, करैल मृदा। इसी को हम क्या कहते हैं, बांगर कह देते हैं। यहाँ दक्षिण बिहार इसको बांगर कहते हैं। इसके अलावा आपको बलथड़ी मृदा। इसके अलावा फिर आपको मिलेगा क्या, लाल बलुई मृदा। और फिर कौन मिलेगा, पीली एवं लाल मृदा। लाल नहीं, तो दक्षिणी बिहार में ये 6 प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलेगी। इनको आइए देखते हैं। पहले कगाड़ी, इसी को और क्या कहेंगे, कछाड़ी मृदा। इस मृदा का निर्माण हम कहां बताए थे कि गंगा नदी जो है प्राकृतिक तटबंध के रूप में बना हुआ। गंगा के साथ फल्गु ले लीजिए, सोन लीजिए। तो इन गंगा, फल्गु, सोन नदियों के जो प्राकृतिक तटबंध बने हुए, उन्हीं तटबंधों पर कौन सा मृदा पाई जाएगी, कगाड़ी या कछाड़ी मृदा पाई जाएगी। ठीक है। इस मृदा का विस्तार गंगा, सोन, फल्गु एवं क्यूल नदियों के द्वारा निर्मित प्राकृतिक तटबंध के रूप में पाया जाता है। ठीक है। ये मृदा, इस मृदा में चूने की कमी होती है। इस मृदा में चूने की कमी होती है। चूना पदार्थ की कमी देखने को मिलेगा। कमी होती है। इसमें आप फसल क्या लगाएंगे, देखिए, तो फसल के रूप में लगाइए आराम से। देखिए गंगा नदी घाटी में आप देखे होंगे बगल में क्या लगाता है, साग सब्जी लगता है जी। साग सब्जी, खीरा ककड़ी नहीं, साग सब्जी। आप सरसों का देखे होंगे खेती होते हुए, सरसों। यहाँ जौ भी लोग लाते हैं, वही साग सब्जी में परवल आ गया ना, है ना। इन सब का खेती किया जाता है नहीं, इत्यादि। इसका खेती आपको देखने को यहाँ मिलेगी। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कगाड़ी के बाद होता है टाल मृदा। इसे कहते हैं ताल मृदा कहते हैं। ताल यह मृदा देखिए, गंगा नदी का जो प्राकृतिक तटबंध, तटबंध के बाद बताए थे कि नदियां जो है गंगा नदी के तटबंध के समानांतर चलती है तो दलदली जलमग्न भूमियां बना देती है। उसी को क्या कहते हैं, टाल भूमि कहते हैं, टाल क्षेत्र कहते हैं। उसे टाल क्षेत्र में ये मृदा पाई जाएगी, मिट्टी पाई जाएगी। इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के दक्षिण में, कहिए दक्षिण में बक्सर से भागलपुर,
भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है, चौड़ी पट्टी के रूप में है, या अब बक्सर से चले जाइए भागलपुर, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई पट्टी में, यहां वहां आपको कौन सा टाल या ताल मृदा देखने को मिलेगा। अब जानते हैं एक निम्न जल मग्न भूमियां है, तो पानी में डूबा रहता है, पानी में डूबे रहने के कारण एक फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, खरीफ का नहीं होगा। बरसात के बाद रबी फसलों का उत्पादन यहाँ अच्छी ढंग से होता है, तो रबी फसलों के लिए टाल मृदा जानी जाती है। उन्हें रबी फसलों में दलहनी, खास करके दलहनी पौधों के फसलों के उत्पादन के लिए मृदा जानी जाती है। यह मृदा निम्न जलमग्न भूमियों में पाई जाती है। अतः इसमें सिर्फ रबी फसलों का उत्पादन होता है, रबी फसलों का उत्पादन होता है। यह मिट्टी या यह मृदा दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, अब दलहनी फसलों का उत्पादन करिए इसमें। अब आगे देखिए, आगे ये कैरल या केवाल मृदा, इसी को हम और क्या कहेंगे, बांगर की खादर, बांगर कहते हैं। हम लोग तरफ कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का विस्तार, टाल मृदा के दक्षिण में आ रही है, नहीं दक्षिण में आ रही है, जैसे भोजपुर, बक्सर, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, कुछ हिस्सा गया में, ठीक है, गया, नालंदा, खगड़िया, भागलपुर इत्यादि जिलों में है, इस मृदा का विस्तार है। ये कैसी मृदा होती है? उपजाऊ मृदा होती है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, कहा जाता है कि जहां केवल मिट्टी पाया जाता है उधर बरसात के दिनों में चल जाएंगे, नहीं चप्पल पहन के जाएंगे वो अपने आप क्या बन जाता है, जूता बन जाता है ना। साइकिल लेके जाओगे तो मोटरसाइकिल बन जाता है। आप रुकिए, तो कारण क्या है? जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक हो, चिपचिपी मिट्टी हो जाती है ना, इसलिए इसमें इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होता है। अब क्या क्या उगाओगे तो तुम जान ही रहे हो, है ना, सब लोग किसान के ही पुत्र हो, तो फसल क्या लगाओगे? अब धान लगा दीजिए, गेहूं लगा दें, मक्का भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रबी फसलों में मतलब कि दलहनी लगाइए, तेलहनी इत्यादि, इन सबको आप आसानी से लगा सकते हैं इसमें ना। दक्षिणी बिहार में
दक्षिणी बिहार में करैल केवाल मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज्यादा यही मिट्टी देखने को मिलेगी, सर्वाधिक पाई जाती है, अब करैल केवाल मतलब कि दोनों, मतलब कि दो तरह की मिट्टियां हैं। जैसे कि देखो कैरेल का जो स्वरूप है, कैरेल की क्षारीय है, क्षारीय मृदा होती है। जबकि यदि हम केवाल की बात करें, केवाल की प्रकृति क्षारीय एवं अम्लीय, क्षारीय एवं अम्लीय दोनों होती है, अम्लीय दोनों। बलथल मृदा, इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार ये उत्तर में 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में कैमूर जिला से भागलपुर तक है। ठीक है, इसका निर्माण तो कैसे होगा? तो दक्षिण में छोटानागपुर पठार से जो नदियां निकलती है वही अपने साथ क्या नहीं, कंकर और बालू के कण बहा कर ले आती है, उसी से इस मृदा का निर्माण होती है। इस मृदा का निर्माण छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कंकर एवं बालू से हुई है। इसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगा कि ज्यादा? तो बली मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें तो आप फसल लगाइए, फसल क्या लगाओ? इसमें फसल लगा लो, आलू उगा लेते हैं, आलू आप चिनिया बादाम भी लगा लोगे, नहीं शाबाश। आलू, जौ, अरहर भी लोग लगाते हैं, इत्यादि साग सब्जी वगैरह इत्यादि कर लो। साग सब्जी तो हर जगह लगा लेंगे इत्यादि। लाल बलुई मृदा, इसका विस्तार इसको आपको दो जिलों में देखने को मिलेगी मूलतः, एक कैमूर और रोहतास जिला। इन दोनों जिलों में कौन सी पठारी है? पहाड़ी विंध्यन। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखो, विंध्यन पठार
ये टूटने एवं फूटने से, टूटने फूटने से, या अक्षय अप्रदन कहो, अक्षय अप्रदन से, अप्रदन से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इसका रंग कैसा देखने को मिलेगा? लाल, क्योंकि विंध्य पठार में आपको लाल बलुई पत्थर पाए जाते हैं, चूना पत्थर है, सैल है, इसलिए इस मृदा का रंग भी आपको लाल देखने को मिलेगा। इसकी उर्वरा शक्ति, इसमें बालू की मात्रा अधिक होता है, इसमें बालू की मात्रा अधिक होता है। अतः इसकी उर्वरा शक्ति कम होता है। फसल तो क्या लगाओगे इसमें? तो फसल देखिए लगाइए इधर, जौ, बाजरा, मक्का लगाइए, मक्का है ना, इत्यादि इन सब का खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका हम उत्पादन करेंगे। एक अगला हम देख लेते हैं, वो कौन है? लाल व पीली मृदा। पीली मृदा, तो ये मृदा का विस्तार यदि देखेंगे, विस्तार की कहाँ है विस्तार, तो विस्तार आपको देखना चाहिए जमुई जिले, अब ये जमुई, बांका, नवादा, भागलपुर इत्यादि जिलों में ये देखने को मिलता है। इसका निर्माण तो जानते हैं, नीचे में आपको प्री कैम्ब्रियन काल की निर्मित धारवाड़ चट्टानें मिलेगी। तो धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय व अप्रदन से इसका निर्माण है। काफी लंबे क्षेत्र में ये भी विस्तारित है, इसलिए कहीं कहीं इसके मिट्टी का रंग आपको लाल तो कहीं पीली नजर आएगी, इसलिए इसको हम लाल पीली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, अब इसे ह्यूमरस कहिए, ह्यूमरस इत्यादि खनिज तत्वों की कमी होती है, अतः यह कम उपजाऊ मिट्टी है। इसमें फसल आप क्या लगाएंगे? तो देखिए, इसमें जनरली आप देखा जाए तो यहाँ मोटे अनाज जैसे जौ, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज और दलहनी पौधे, इन सब की खेती की जाती है। ठीक है, इन सब की खेती